बीते दिनों न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट पर बवाल मचाया गया था दोस्तों। मचाया गया था इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सच में मचाया गया था, जिसमें कई पत्रकारों के नामों को जोड़ा गया। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी। यहाँ पर कहा गया कि वो सब के सब चीनी एजेंट हैं, चीन से फंडिंग पर चलते हैं। लेकिन जब जब सरकार से सवाल पूछा गया कि चीन तो हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, चीन तो कब्जा करने के लिए भारत के अंदर घुस गया है, आप कब रोकेंगे, तो जवाब पता है क्या मिला? सिर्फ एक कि कोई नहीं आया है, ना कोई अंदर घुसा है, ना कोई अंदर आया है। दोस्तों वो मामला कोई भी सुनेगा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी जो अब सामने आया है। एक चीनी नागरिक भारत आया और उसने लोगों से 1400 करोड़ रुपए की ठगी की है। ये मामला कहाँ का है और कितना बड़ा मामला है, ये इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। एक चीनी नागरिक भारत आया और भारत के गुजरात राज्य में रहने के दौरान उसने 1200 लोगों से 1400 करोड़ रुपए ठग लिए। ये शायद अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल धोखाधड़ी माना जा रहा है। ना सिर्फ डिजिटल धोखाधड़ी बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी अब तक का सबसे बड़ा खिलवाड़ माना जा रहा है कि चीनी नागरिक आया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। उसने एक ऐप के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाया। 9 दिन तक गुजरात में रहा। उस ऐप में लोगों से पैसे इन्वेस्ट कराए, लोगों का पैसा लेकर फरार हो गया। ये ऐप फुटबॉल सट्टेबाजी का ऐप था। उत्तरी गुजरात के 1200 पीड़ितों को फंसाकर उनसे अनुमानित तकरीबन आप समझ सकते हैं 1400 करोड़ रुपए उसने ठग लिए सिर्फ और सिर्फ 9 दिन के अंदर अंदर। अब इस पूरी घटना का खुलासा करने के लिए गुजरात सरकार ने एसआईटी का गठन किया। गुजरात पुलिस की तहकीकात में ये पता चला कि चीन के शेनझेन क्षेत्र का रहने वाला है वू उयानबे। ये जो शख्स है ये पहुंचा था गुजरात, जिसने गुजरात के पाटन और बनासकांठा में करोड़ों की ठगी जो है की थी। कुछ ठग दानी डेटा ऐप के माध्यम से गुजरात और बाकी के प्रदेश में लोगों को ये लोग निशाना बना रहे थे। गुजरात पुलिस ने घटना के बारे में पता लगाया और जानकारी दी उन्होंने कि हमारी जांच के दौरान जब हमने पता लगाया तो हमें पता चला कि चीनी नागरिक जो था वो 2020 से 2022 के बीच में भारत आया था। उसने पाटन और बनासकांठा में समय बिताया, बाकायदा 9 दिन रहा, जहां उसने कई स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उन्हें इस ऐप से भारी पैसे देने का वादा किया। फिर उसने और गुजरात में उसके साथियों ने मई 2022 में ऐप लॉन्च किया। लोगों से कहा कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, कहा कि बदले में आपको भारी रिटर्न मिलेगा, भारी रिटर्न का वादा किया। ये जो चीनी नागरिक था हर दिन 200 करोड़ रुपए चुरा रहा था दोस्तों, कामयाब रहा था। लेकिन एक दिन अचानक ये ऐप बंद हो गया और फिर लोगों को महसूस हुआ कि नहीं, अभी तक जहां इन्वेस्ट कर रहे थे वो तो हमारे साथ धोखा किया गया है, उनके पैसे जो थे वो पानी में डूब चुके थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सीआईडी उयानबे जो कि चीनी नागरिक है उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत भी इकट्ठा नहीं कर पाई है। जब तक उसके खिलाफ चार्जशीट दायर होती तब तक वो गायब हो चुका था। रवीश कुमार ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है जहां रवीश कुमार जी लिखते हैं कि आप बताइए, गोदी मीडिया और आईटी सेल धुआं उछालने में लगे थे, इधर चीन का नागरिक गुजरात चला गया, पता ही नहीं चला, वहां ऐप बनाया, पता ही नहीं चला, 1400 करोड़ ठग कर चला गया, पता ही नहीं चला, चीन सीमा के भीतर आया तो नाम ही नहीं लिया, पता नहीं चला, चीन सीमा में घुस आता है, गुजरात में घुसकर 1400 करोड़ ठग लिया। ये क्या हो रहा है? तो ये सवाल यहाँ पर रवीश कुमार जी ने उठाया और जाहिर है दोस्तों ये सवाल पूछा जाना जरूरी है। बीते दिनों जो माहौल क्रिएट किया गया था न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट पर, जिन पत्रकारों का नाम लिया गया उस हर एक पत्रकार ने अपने अपने लिए एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में साफ सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि आप जिस रिपोर्ट का हवाला देकर जिस पत्रकार पर आरोप लग रहे हैं, असल में उस रिपोर्ट में उन पत्रकारों का नाम तक नहीं है। बावजूद इसके वो खबर इतनी ज़्यादा उछाली गई, वो खबर इतनी ज़्यादा तूल दी गई दोस्तों कि पूरे देश ने देखा। अब देख रहे हैं आप, इतना बड़ा कांड हो गया है गुजरात में, जो कि मोदी जी का गृह क्षेत्र है, घर है उनका गुजरात में, अमित शाह जी का घर है गुजरात में। वहां एक चीनी नागरिक घुसपैठ करता है, 9 दिन तक रहता है, 1400 करोड़ रुपए की ठगी करता है और कानों कान किसी को खबर नहीं होती है। ये कहते हैं कि हमारी सुरक्षा में हमारी सरकार का बहुत बड़ा हाथ है।
हमारे देश की सुरक्षा में, हमारे देश को सुरक्षित रखने में मोदी सरकार ने बहुत उम्दा काम किया है। अगर आपने वाकई में उम्दा काम किया होता तो आपकी नाक के नीचे से चीनी नागरिक 1400 करोड़ रुपए की ठगी करके नहीं फरार हो जाता। और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात तो यह है कि अभी तक आप उसको पकड़ भी नहीं पाए हैं। वो फरार हो चुका है, वो दूसरे देशों में जाकर वही ऐप का धंधा कर रहा है जो वो यहाँ पर कर रहा था। सोचिए इस बात को। माफ कीजिएगा अगर मेरे कुछ गलत जो शब्द है वो शब्दावली अगर मेरी कुछ गलत हो गई हो तो मैं माफी चाहूंगी उसके लिए। लेकिन जो कुछ हो रहा है दोस्तों वो बहुत हैरान कर देने वाला है। ये आप लोगों के कहीं ना कहीं टेक को दिखाता है कि आप किस खबर पर टेक कैसा लेते हैं, किस खबर पर कैसा टेक लेते हैं। ये जो खबर है अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन सवाल ये कि आखिर कितने चैनलों ने इसे उसी तरीके से तूल देकर दिखाया जिस तरीके से उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को दिखाया था। बाकायदा बीजेपी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अनुराग ठाकुर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। संसद में बीजेपी के नेता, बीजेपी के जो सांसद हैं वो खड़े होकर न्यूज क्लिक पर तरह तरह के आरोप लगा रहे थे कि चीन से फंडिंग होती है, फलाना फलाना फलाना, बहुत सारी चीजें कह रहे थे। अब क्या कह रहे हैं और कहेंगे भी कुछ कि नहीं कहेंगे कि बोलती बंद हो गई, साफ सूंघ गया है। ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। बेशक दूसरे चैनलों ने ना दिखाई हो, लेकिन हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है ताकि आप समझ पाएं कि हमारे देश में दोहरी व्यवस्था कैसे चल रही है। अभी भी इस खबर को लेकर अगर पूछा जाएगा तो 10 चीजें आपके संज्ञान में लाई जाएंगी, 10 चीजें आपको नहीं बताई जाएंगी कि लेकिन क्योंकि ये खबर जो है ये द हिंदू ने बाकायदा इसको लेकर ट्वीट किया है तो हमने वो आपको खबर दिखाई है दोस्तों, और इससे जुड़ी पूरी जानकारी, तमाम जानकारी आपको दी है। अब इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।